नमस्कार। आज हम आपके भेजे गए स्रोतों के जरिए स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद यही है कि इस कई बार थोड़े उलझे हुए से लगने वाले विषय की बुनियादी बातें साफ हो जाएं। बिल्कुल, ताकि लोग बेहतर जानकारी के साथ फैसले ले सकें। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI। हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी, वो स्वास्थ्य बीमा को मतलब परिभाषित कैसे करती है? क्या है ये उनकी नजर में? देखिए, IRDAI के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ कवर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बीमा अनुबंध, अच्छा। जिसमें बीमा कंपनी ये वादा करती है कि अगर जो बीमा लेने वाला है वो बीमार पड़ता है या उसे किसी तरह की मेडिकल, सर्जिकल या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है तो उससे जुड़े जो आर्थिक लाभ है वो दिए जाएंगे। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि IRDAI की परिभाषा थोड़ी वाइड है। उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जैसी चीजें भी आ सकती हैं। हाँ, लेकिन जब हम भारत में आम तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ज्यादातर पॉलिसीज का फोकस अस्पताल में भर्ती होने मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों पर ही होता है। अच्छा, तो मतलब सिद्धांत में दायरा बड़ा है पर असल में ज्यादातर पॉलिसीज अस्पताल के खर्चों के लिए। जी। कोई आसान सा उदाहरण देंगे? जी। मान लीजिए किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई तो ये बीमा कैसे मतलब मदद करता है? बिल्कुल, सोचिए जैसे किसी को अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। हाँ। डॉक्टर ने कहा भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। हाँ, ये तो कॉमन है। बिल्कुल। अब अगर उस व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो अस्पताल के जो ज्यादातर बड़े खर्चे होते हैं जैसे कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, ऑपरेशन थिएटर का चार्ज, जो टेस्ट वगैरह हुए, ये सब या इनका बड़ा हिस्सा बीमा कंपनी दे सकती है, जाहिर है पॉलिसी की शर्तों और सम इंश्योर्ड की लिमिट के अंदर। और अगर बीमा ना हो तो यही खर्च आसानी से हजारों या आजकल तो लाखों में पहुंच सकता है और ये किसी की भी बरसों की बचत को मतलब एक झटके में खत्म कर सकता है। यहीं पर इसकी अहमियत समझ आती है। आपने एक बहुत बड़ा कारण बताया बचत को बचाना। जी। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है या और भी पहलू हैं कि स्वास्थ्य बीमा क्यों जरूरी है? नहीं, बचत की सुरक्षा तो है ही, वो शायद सबसे बड़ा कारण है, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आज के समय में खासकर अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज काफी महंगा हो गया है। हाँ, ये तो है। तो हेल्थ इंश्योरेंस होने से एक तरह का मानसिक सुकून रहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो पैसों की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना अच्छा इलाज मिल सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। तो बेसिकली दो मुख्य कारण हुए। पहला, जरूरत के समय इलाज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, और दूसरा, अपनी जमा पूंजी को अप्रत्याशित मेडिकल खर्चों से बचाना। कोई रियल लाइफ किस्सा या उदाहरण जिससे ये बात और साफ हो? जैसे शायद वो मेडिक्लेम का जिक्र था आपके नोट्स में। हाँ, मेडिक्लेम का उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है। हाँ, ये 1986 में 4 सरकारी बीमा कंपनियों ने मिलकर शुरू किया था। अच्छा, काफी पहले। जी। और ये भारत में आम लोगों के लिए मतलब रिटेल सेगमेंट में अस्पताल के खर्चों को कवर करने वाला शायद पहला बड़ा प्रोडक्ट था। सोचिए उस जमाने में। हाँ, सोचिए तब से लेकर आज तक कितने परिवारों को इसने अचानक आए बड़े मेडिकल खर्चों से बचाया होगा। मान लीजिए किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें फौरन अच्छे अस्पताल ले जाना पड़ा, लाखों का खर्च आया। अगर उनके पास मेडिक्लेम जैसी पॉलिसी थी तो वो शायद अपनी सेविंग्स खत्म किए बिना या कर्जा लिए बिना वो इलाज करवा पाएं। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी उस समय। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, ये उस वक्त जो भयानक स्ट्रेस और चिंता होती है परिवार पर, उसे भी बहुत कम करता है। मेडिक्लेम ने वाकई बहुत मदद की है। तो ये तो साफ है कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, पर जब कोई इसे लेने जाता है तो कई तरह के नाम सुनने को मिलते हैं। मेडिक्लेम तो है ही, फिर क्रिटिकल इलनेस, हॉस्पिटल कैश, ये सब क्या है? क्या ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है या इनमें कुछ फर्क है? नहीं, ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। इनमें जो कवरेज मिलती है और जिस तरह से पैसा मिलता है उसमें बेसिक फर्क होता है। अच्छा। मोटे तौर पर अगर बांटें तो कुछ मुख्य कैटेगरीज हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन है इंडेमनिटी कवर। इंडेमनिटी? हाँ, इनका सिद्धांत सिंपल है। अस्पताल में भर्ती होने पर जो आपका वास्तविक मतलब एक्चुअल मेडिकल खर्च हुआ है, बीमा कंपनी उसकी भरपाई करती है, जाहिर है पॉलिसी की लिमिट यानी सम इंश्योर्ड तक। जैसे मेडिक्लेम? बिल्कुल, मेडिक्लेम इसी का क्लासिक उदाहरण है। अगर आपका बिल मान लीजिए 80,000 रुपए आया और आपकी पॉलिसी लिमिट 3 लाख है
तो शर्तों के हिसाब से आपको 80,000 तक मिल सकते हैं। ओके, मतलब जितना खर्च उतना भुगतान, लिमिट के अंदर। हाँ, सही कहा। फिर आते हैं फिक्स्ड बेनिफिट कवर। फिक्स्ड बेनिफिट। जी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनमें जो फायदा मिलता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब पहले से तय होता है। ये एक्चुअल खर्च पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, उदाहरण? इसके 2 कॉमन उदाहरण हैं। एक है क्रिटिकल इलनेस कवर। हाँ, ये सुना है। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी में कुछ गंभीर बीमारियां लिस्टेड होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर वगैरह। अगर इनमें से किसी बीमारी का डायग्नोसिस होता है, मतलब पता चलता है, तो बीमा कंपनी एक तय रकम जो भी पॉलिसी में लिखी हो, मान लीजिए 10 लाख, वो एक मुश्त यानी लमसम आपको दे देती है। चाहे इलाज पर खर्च कम हुआ हो या ज्यादा। बिल्कुल, चाहे खर्च 5 लाख हो या 15 लाख, आपको वो फिक्स्ड 10 लाख मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग। और दूसरा फिक्स बेनिफिट? दूसरा कॉमन है हॉस्पिटल कैश। इसमें अस्पताल में भर्ती रहने के हर दिन के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, जैसे मान लीजिए रोज का 2,000 रुपए। अच्छा, रूस के हिसाब से। हाँ। ये छोटे मोटे खर्चों के लिए होगा शायद। हाँ बिल्कुल, जो अटेंडेंट का खर्चा है या आने जाने का, उन सब में मदद मिल जाती है। ठीक है, तो इंडेमनिटी और फिक्स बेनिफिट, ये 2 मुख्य तरीके हो गए। और भी प्रकार होते हैं। हाँ। फिर इस आधार पर भी बांटा जाता है कि पॉलिसी किसे बेची जा रही है, जैसे ग्रुप कवर। ग्रुप मतलब जैसे ऑफिस वाले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के लिए लेती हैं या कोई एसोसिएशन अपने मेंबर्स के लिए। इनका प्रीमियम अक्सर इंडिविजुअल से कम होता है, क्योंकि रिस्क कई लोगों में बढ़ जाता है। अच्छा। फिर होती है मास पॉलिसीज। ये बड़े पैमाने पर सरकारी योजनाओं के तहत होती हैं, जैसे पहले RSBY चलती थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीबों के लिए। हाँ। और आखिर में जो हम आप जैसे लोग लेते हैं वो है इंडिविजुअल या फैमिली कवर। आप अपने लिए ले सकते हैं या पूरे परिवार के लिए एक ही पॉलिसी, जिसे फैमिली फ्लोटर कहते हैं। समझ गया। अब जरा इन इंडेमनिटी प्लान्स पर वापस आते हैं, क्योंकि आपने कहा ये सबसे कॉमन है। जी। तो जब कोई इनके तहत अस्पताल में भर्ती होता है तो क्या क्या खर्चे कवर होते हैं? मतलब क्या सिर्फ कमरे का किराया और डॉक्टर की फीस, या और भी कुछ? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा होता है। एक स्टैंडर्ड इंडेमनिटी पॉलिसी में अगर आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, मतलब इन पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कई चीजें कवर होती हैं, बस वो मेडिकली नेसेसरी होनी चाहिए। जैसे कि अस्पताल के कमरे का किराया, बोर्डिंग, नर्सिंग चार्जेस, ये एक लिमिट तक हो सकता है, या कमरे के टाइप पर निर्भर कर सकता है। अगर ICU की जरूरत पड़ी तो ICU चार्जेस, सर्जन की फीस, एनेस्थेटिस्ट की फीस, कंसल्टेंट डॉक्टर की फीस। ओके। ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस, एनेस्थीसिया, खून, ऑक्सीजन, दवाइयाँ और दूसरे कंज्यूमेबल्स। दवाइयाँ भी? हाँ, जो भर्ती के दौरान इस्तेमाल हुई। फिर लैब टेस्ट, एक्सरे, MRI जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है। डायलिसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जैसी स्पेशल प्रोसीजर्स भी। यहाँ तक कि अगर पेसमेकर या स्टेंट जैसे प्रोस्थेटिक डिवाइस लगते हैं तो उनकी कॉस्ट भी कवर हो सकती है। अरे वाह। और एक और अहम बात, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आती है तो जो ऑर्गन डोनर है उसके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च भी अक्सर कवर होता है, पॉलिसी की शर्तों के अनुसार। ये तो काफी डिटेल्ड कवरेज है। लेकिन एक सवाल और, अक्सर इलाज सिर्फ अस्पताल में रहने तक सीमित नहीं होता। सही बात है। भर्ती होने से पहले भी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं, और छुट्टी के बाद भी फॉलोअप चलता है, दवाइयाँ चलती हैं। इनका क्या, ये कवर होता है? रखती हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अच्छा, ये क्या है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है अस्पताल में भर्ती होने से ठीक पहले के कुछ दिनों में, आमतौर पर 30 दिन, लेकिन पॉलिसी में चेक करना होता है, उसी बीमारी या चोट के इलाज से जुड़े जो भी खर्चे हुए। जैसे डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस या टेस्ट? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, इन सब का पैसा भी क्लेम किया जा सकता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन? वो है अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद के कुछ दिनों तक, आमतौर पर 60 दिन, पर यह भी पॉलिसी पर निर्भर करता है। उसी बीमारी के फॉलोअप इलाज पर जो खर्च हो रहा है, जैसे डॉक्टर के विजिट, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी वगैरह। अच्छा, तो ये दोनों भी कवर होते हैं? जी, और ये दोनों खर्चे आपकी मेन जो सम इंश्योर्ड लिमिट है उसी का हिस्सा होते हैं। इनके लिए अलग से कोई कैप नहीं होती जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड ना हो। ये जानना तो बहुत राहत की बात है। पर क्या सब कुछ कवर हो जाता है?
मतलब 100%? या कुछ ऐसी चीजें या बीमारियां भी हैं जिनका पैसा नहीं मिलता या इंतजार करना पड़ता है? नहीं, सब कुछ कवर नहीं होता। ये जानना भी उतना ही जरूरी है। हर पॉलिसी में कुछ अपवाद होते हैं जिन्हें एक्सक्लूजन्स कहते हैं। एक्सक्लूजन्स जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, या जानबूझकर खुद को पहुंचाई चोट, या फिर बहुत सी पॉलिसीज में मैटरनिटी कवर शुरू के कुछ साल नहीं मिलता या उसके लिए अलग से राइडर लेना पड़ता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सक्लूजन है जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो है पहले से मौजूद बीमारियां, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अच्छा, मतलब जो बीमारियां पॉलिसी लेने से पहले से हों, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। बिल्कुल। अगर आपको पॉलिसी लेते समय पहले से कोई बीमारी है तो उस खास बीमारी के इलाज का खर्च आमतौर पर पॉलिसी शुरू होने के कुछ साल बाद ही कवर होता है। कितने साल? IRDAI के नियमों के हिसाब से ये इंतजार की अवधि, जिसे वेटिंग पीरियड कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 48 महीने यानी 4 साल तक हो सकती है। शर्त यह है कि आपने पॉलिसी लगातार रिन्यू करवाई हो बिना ब्रेक के। 4 साल, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, ये लंबा लग सकता है, लेकिन ये बीमा कंपनियों के लिए रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है, वरना शायद बहुत से लोग बीमार पड़ने के बाद ही पॉलिसी लेते। हाँ, ये भी है। इसके अलावा कुछ खास बीमारियों के लिए भी अलग से वेटिंग पीरियड होता है, जो पॉलिसी लेने के बाद पहले 1 साल या 2 साल का हो सकता है। किन बीमारियों के लिए? अक्सर ये उन बीमारियों के लिए होता है जिनका इलाज थोड़ा टाला जा सकता है, जैसे मोतियाबिंद कॉर्पोरेशन, हर्निया, टॉन्सिल्स या घुटने बदलना वगैरह। ये पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। तो मतलब पॉलिसी खरीदने से पहले ये एक्सक्लूजन्स और वेटिंग पीरियड वाला हिस्सा ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने बेसिक कवरेज, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सक्लूजन समझ लिए। क्या इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फायदे या एड ऑन कवर मिलते हैं आजकल, जिनसे कवरेज और बढ़िया हो जाए? हाँ, बिल्कुल। आजकल बीमा कंपनियां कई तरह के वैल्यू एडेड फीचर्स या ऑप्शनल कवर देती हैं, जिन्हें राइडर्स भी कहते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे कि एक है आउट पेशेंट कवर। जैसा हमने कहा, ज्यादातर पॉलिसी सिर्फ भर्ती होने पर कवर देती हैं। हाँ, लेकिन कुछ प्रीमियम पॉलिसीज अब OPD खर्चों के लिए भी लिमिटेड कवर देने लगी हैं। मतलब डॉक्टर की फीस, छोटी मोटी जांच, दवाइयां जो बिना भर्ती हुए लीं। ये भारत में अभी बहुत कॉमन नहीं है, पर धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, और हॉस्पिटल कैश, ये हमने पहले भी बात की, ये एड ऑन के तौर पर भी मिल सकता है, हर दिन भर्ती रहने पर एक फिक्स्ड रकम। ठीक है। फिर एक होता है रिकवरी बेनिफिट या कॉन्वलेसेंस बेनिफिट। अगर किसी गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से लंबे समय तक, मान लीजिए 10 दिन से ज्यादा, अस्पताल में रहना पड़े, तो ये एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट देता है। किस लिए? ये बेसिकली उस दौरान जो इनकम का लॉस हुआ या दूसरे एडिशनल खर्चे हुए, उसमें मदद के लिए होता है। ओके। डोनर का खर्च, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डोनर के खर्च का साफ साफ कवरेज, एम्बुलेंस का खर्च, अस्पताल तक आने जाने के लिए एम्बुलेंस का खर्चा एक लिमिट तक। और एक बहुत ही काम का एड ऑन है जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, वो है टॉप अप कवर। टॉप अप जैसे मोबाइल में होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। ये बहुत काम की चीज है। ये कैसे काम करता है, जरा समझाइए। मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपको एक हेल्थ पॉलिसी दी है जिसकी लिमिट 3 लाख रुपए है। ठीक है। अब आपको लगता है कि आजकल इलाज इतना महंगा हो गया है, 3 लाख शायद कम पड़ जाए किसी बड़ी बीमारी में। हाँ, बिल्कुल। तो आप एक अलग से टॉप अप पॉलिसी खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख की टॉप अप पॉलिसी ली जिसका डिडक्टिबल 3 लाख रुपए है। डिडक्टिबल मतलब? डिडक्टिबल वो अमाउंट है जिसके ऊपर टॉप अप पॉलिसी काम करना शुरू करती है। इस केस में 3 लाख। अच्छा, तो फिर? अब मान लीजिए आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और आपका कुल बिल आया 7 लाख रुपए। ओके। तो पहले 3 लाख रुपए आपकी बेस पॉलिसी कंपनी वाली से कवर होंगे, और उसके ऊपर का जो 4 लाख का खर्च है, 7 लाख 3 लाख, वो आपकी टॉप अप पॉलिसी कवर करेगी। अरे वाह! और अगर बिल 3 लाख से कम आया तो टॉप अप पॉलिसी पिक्चर में ही नहीं आएगी। वो तभी एक्टिवेट होगी जब आपका एक सिंगल क्लेम उस डिडक्टिबल अमाउंट 3 लाख को पार करेगा। और इसका प्रीमियम ज्यादा होता होगा? नहीं, यही तो उसकी खूबी है। क्योंकि टॉप अप पॉलिसी एक थ्रेशोल्ड के बाद ही पे करती है, उसका रिस्क कम होता है, इसलिए उसका प्रीमियम बेस पॉलिसी के मुकाबले काफी कम होता है। तो ये अपनी कवरेज बढ़ाने का एक सस्ता और स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल, खासकर बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए ये अपनी सेफ्टी नेट को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये टॉप अप वाली बात तो वाकई बहुत उपयोगी है।
अच्छा, अब जरा उन क्रिटिकल इलनेस प्लान्स पर वापस आते हैं। जी आपने कहा था ये इंडेमनिटी से अलग हैं, बेनिफिट आधारित हैं, जी। और ये भी कि लोग इन्हें इंडेमनिटी के साथ लेते हैं। क्यों? क्या अकेला इंडेमनिटी प्लान काफी नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसा हमने समझा, इंडेमनिटी प्लान जैसे मेडिक्लेम आपके एक्चुअल अस्पताल के खर्चों की भरपाई करता है, जी। जबकि क्रिटिकल इलनेस प्लान एक बेनिफिट पॉलिसी है। इसमें अगर आपको पॉलिसी में लिस्टेड कोई गंभीर बीमारी, जैसे मान लीजिए कैंसर या पहला हार्ट अटैक डायग्नोस होती है, तो बीमा कंपनी आपको एक फिक्स्ड, पहले से तय एक मुश्त रकम दे देती है। मान लीजिए 10 लाख का कवर था, तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, बिना ये देखे कि इलाज पर खर्च कितना हुआ। जी हाँ, ये पैसा आपके इलाज के वास्तविक खर्च से इंडिपेंडेंट होता है। तो फिर ये पैसा क्यों चाहिए, अगर इलाज का खर्च तो इंडेमनिटी प्लान दे ही रहा है? सोचिए, जब किसी को कोई गंभीर बीमारी होती है, तो सिर्फ अस्पताल का बिल ही एक खर्चा नहीं होता। सही बात है। उस व्यक्ति की नौकरी जा सकती है या उसे लंबे समय तक काम से छुट्टी लेनी पड़ सकती है, मतलब इनकम का लॉस। हाँ, ये तो बड़ा असर है। घर पर देखभाल के लिए किसी को रखना पड़ सकता है, लाइफस्टाइल में बदलाव करने पड़ सकते हैं जो महंगे हों, जैसे स्पेशल डाइट, घर में कुछ मॉडिफिकेशन, बार बार डॉक्टर के पास जाना, शायद इलाज के लिए दूसरे शहर जाना, ट्रैवल और रहने का खर्च। कई बार लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी ट्राई करते हैं। तो ये जो क्रिटिकल इलनेस से मिला हुआ लमसम पैसा है, वो इन सब एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ को संभालने में मदद करता है, जो शायद आपका रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस कवर न। बिल्कुल, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उस पैसे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए कई लोग अपनी इंडेमनिटी पॉलिसी के साथ साथ एक क्रिटिकल इलनेस कवर भी लेते हैं, या तो अलग से या राइडर के तौर पर। ये बहुत अच्छे से समझाया आपने। दोनों की अपनी अपनी जगह हैं। अच्छा, पॉलिसी के कागजात देखते हुए कुछ शब्द बार बार सामने आते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल, टीपीए, पीपीएन। क्या आप सुनने वालों के लिए इन जरूरी शब्दों का मतलब थोड़ा आसान कर सकते हैं? हाँ, जरूर। ये कुछ कॉमन टर्म्स है। पहला है नेटवर्क प्रोवाइडर या नेटवर्क हॉस्पिटल। ये क्या होते हैं? ये वो अस्पताल, नर्सिंग होम या डे केयर सेंटर होते हैं जिनका बीमा कंपनी या टीपीए के साथ टाई अप होता है, मतलब समझौता होता है। अच्छा। इन अस्पतालों में आप कैशलेस इलाज करवा सकते हैं, मतलब आपको भर्ती के समय कुछ डिपॉजिट छोड़कर अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ते। अस्पताल सीधे बीमा कंपनी या टीपीए से सेटलमेंट कर लेता है, आपकी पॉलिसी लिमिट तक। ये तो बहुत सुविधाजनक है। हाँ, बिल्कुल। फिर एक टर्म है पीपीएन, यानी प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। ये नेटवर्क से अलग है। ये नेटवर्क का ही एक सबसेट समझ लीजिए। कभी कभी बीमा कंपनियां कुछ चुनिंदा अस्पतालों के साथ शायद बेहतर रेट्स या क्वालिटी के लिए एक खास नेटवर्क बनाती हैं। यहाँ भी कैशलेस मिलता है और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिले। ओके। और ये टीपीए क्या भला है? टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये बीमा कंपनी द्वारा हायर की गई लाइसेंस्ड वाली संस्थाएं होती हैं। इनका क्या काम है? इनका काम है बीमा कंपनी की तरफ से पॉलिसी होल्डर्स को सर्विस देना, जैसे आपको हेल्थ कार्ड इशू करना, नेटवर्क अस्पतालों से कोऑर्डिनेट करना, कैशलेस रिक्वेस्ट अप्रूव करना और बाद में क्लेम को प्रोसेस करना। ये बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर अस्पताल के बीच एक पुल का काम करते हैं। अच्छा, मतलब ये बिचौलिए जैसे हैं जो प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और एक आखिरी चीज, अस्पताल की परिभाषा। अस्पताल की परिभाषा, वो तो अस्पताल ही होता है। हाँ, लेकिन पॉलिसी के लिहाज से क्लेम पाने के लिए जरूरी है कि इलाज ऐसी जगह हुआ हो जो पॉलिसी में दी गई अस्पताल की परिभाषा पर खरी उतरती हो। अच्छा, क्या शर्तें होती हैं इसमें? आमतौर पर शर्तें होती हैं कि वो जगह रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसमें कम से कम कुछ बेड होने चाहिए, जैसे छोटे शहरों में 10, बड़े शहरों में 15, 24 घंटे क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, 24 घंटे डॉक्टर इंचार्ज होना चाहिए और अपना ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। मतलब हर छोटा क्लिनिक शायद कवर ना हो। जी हाँ, इसलिए ये जानना भी जरूरी है। ये सारी जानकारी तो सुनने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। उन्हें अपनी पॉलिसी समझने में या नई लेने में काफी मदद मिलेगी, उम्मीद है। और शायद एक सवाल जो आप उन्हें सोचना चाहिए, क्या उनके पास या उनके परिवार के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और अगर है तो क्या उन्हें पता है कि वो इंडेमनिटी बेस्ड है जो असल खर्च देता है, या उसमें कोई बेनिफिट वाला हिस्सा भी है जैसे क्रिटिकल इलनेस? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। अपनी कवरेज को जानना पहला कदम है। बिल्कुल। तो आज हमने स्वास्थ्य बीमा के कई जरूरी पहलुओं को समझा। ये क्या है, क्यों चाहिए, कितने तरह का होता है, क्या कवर होता है, क्या नहीं।
क्रिटिकल इलनेस, टॉपअप जैसे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए। जी आज की बातचीत बहुत फायदेमंद रही। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ खरीद लेना ही काफी नहीं है। उसे समझना और समय समय पर रिव्यू करना भी उतना ही जरूरी है। अगली बार जब पॉलिसी रिन्यू कराएं तो सिर्फ प्रीमियम ना देखें। तो क्या देखें? ये देखें कि आपकी पॉलिसी के मेन एक्सक्लूजन्स क्या हैं, किन बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड है, और सबसे जरूरी, क्या आपके सम इंश्योर्ड मतलब कवरेज की रकम आज के हिसाब से काफी है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल। क्या आपको टॉप अप कवर लेने की जरूरत है? ये सवाल सोचने से आप भविष्य में किसी मुश्किल से बच सकते हैं।